क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 का वीडियो कल आ चुका है जिसमें हमने 31 प्रश्नों को देखा था। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे और काफ़ी सारे लोगों ने देखा है, उसको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो अवश्य देखिएगा। सभी प्रश्न सौर मंडल और पृथ्वी के विषय में थे और आज के इस चैप्टर 2 में हम बात करेंगे अक्षांश और देशांतर के विषय में, जो कि ग्लोब, अक्षांश और देशांतर इस चैप्टर का नाम है। और ये 2 पॉइंट ऐसे होते हैं जो अधिकतर छात्रों के समझ में बहुत ही कम आते हैं। तो इस पर हमने पूरे 13 प्रश्न बनाए हैं। ये 13 प्रश्न थोड़े से लॉन्ग में हैं। क्यों? ये लॉन्ग में इसलिए हैं क्योंकि इस टॉपिक को अगर आपको अच्छे से समझना है तो लॉन्ग में प्रश्न होना आवश्यक है। छोटे-छोटे प्रश्न करके आप एक दूसरे से जोड़ नहीं पाएँगे, इसलिए मैंने थोड़े से लॉन्ग में प्रश्न लिए हैं। सभी प्रश्नों को व्याख्या के साथ में समझाएँगे। चैप्टर 1 को जिसने नहीं देखा है वो अवश्य देखें। तो जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, खास करके हिंदी मीडियम वाले छात्र, उन लोगों के मन में एक आजकल नेगेटिव, उसमें हिंदी मीडियम वाले छात्रों में सिर्फ 2% ही था। तो क्या मेरा होगा या नहीं होगा? मैं हिंदी मीडियम से हूँ इसलिए। तो क्या है कि आप लोग ये नेगेटिव सोच को बाहर कर दीजिएगा और ये सोचिएगा कि सिर्फ मेरे लिए एक सीट है, मुझे अपनी सिर्फ एक सीट के लिए लड़ना है और उसी के लिए पढ़ना है। अब ऐसा होता क्यों है कि हिंदी मीडियम वाले छात्र जो हैं ये पीछे रह जाते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले आगे निकल जाते हैं? तो ये डिपेंड करता है हम लोगों के सिलेबस पर। हिंदी मीडियम वाले छात्र होते हैं वो उत्तर प्रदेश के भी हो सकते हैं, मध्य प्रदेश के भी हो सकते हैं, कहीं के भी हो सकते हैं। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं उनका सिलेबस एक ही होता है। हिंदी मीडियम वाले छात्रों का सिलेबस अलग-अलग होता है और इनको पढ़ने का जो सिलेबस होता है हिंदी मीडियम वालों का ये सरल होता है। इंग्लिश मीडियम वाले जो अधिकतर स्कूल होते हैं वो क्या पढ़ाते हैं, क्लास 6 से लेकर के 12 तक वो एनसीईआरटी को ही पढ़ाते हैं। और एनसीईआरटी जो है ये हमारी यूपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो अंग्रेजी मीडियम वाले छात्र पहले से एनसीईआरटी को पढ़ के आते हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं और इसके बाद में वो जब तैयारी करते हैं तो वो उनका बेसिक पूरा क्लियर होता है और वो अच्छे से तैयारी करते हुए चलते हैं। अब एनसीईआरटी का जो महत्वपूर्ण योगदान होता है ये हमारी यूपीएससी की प्रीलिम परीक्षा में होता है। इसीलिए हम आप सभी लोगों के लिए जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं या फिर जो इंग्लिश मीडियम के लिए हैं, सभी के लिए क्लास 6 से लेकर के 12 तक की जो एनसीईआरटी है उसके प्रश्नों को लाना शुरू कर दिया है। जिसमें क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री के प्रश्नों को देखा जा चुका है। इसमें हमको प्राचीन भारत का इतिहास मिला था और प्राचीन भारत के इतिहास में हमने पूरे 250 से 300 प्रश्नों को देखा था। अगर आप लोगों ने इन प्रश्नों को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स चाहिए हैं वो हमको व्हाट्सएप पर मैसेज करके एनसीईआरटी के नोट्स को ले सकते हैं, जिसमें आपको दिया जा रहा है कि ग्लोब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ग्लोब। तो सबसे पहले ग्लोब पर ही देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कथन दिया जा रहा है कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहते हैं। ठीक है। दूसरा कथन दिया जा रहा है कि ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर के सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव कहते हैं। तीसरा कथन दिया जा रहा है कि ग्लोब को सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। पृथ्वी जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और इसलिए यहाँ पर तीसरा कथन जो है वो दिया जा रहा है कि जो ग्लोब है इस पर सुई के चारों ओर पृथ्वी को पश्चिम से पूर्व की ओर ग्लोब को पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की भांति घुमाया जा सकता है। तो इन तीनों कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं आपको ये बताना है। तो चलिए देखते हैं, डायरेक्ट आंसर दिया जा रहा है उपर्युक्त तीनों कथन सत्य हैं। अब होता क्या है इसको व्याख्या के साथ में समझिएगा, इससे हम पूरे चैप्टर को समझेंगे। आप लोगों को अगर कहीं भी डाउट होता है, कुछ नहीं समझ में आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। काफी सारे स्टूडेंट पूछते हैं, आप भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दिया जा रहा है कि जो सुई है, ठीक है, ये ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। कैसे? ये रखा आपका ग्लोब, ठीक है, ये आपका ग्लोब है, ये कुछ इस तरह से होता है और ऐसी सुई लगी हुई होती है और ये पूरा ग्लोब होता है। अब ये जो सुई होती है इसका इधर वाला और इधर वाला ये दो अक्ष होते हैं जिनको आप उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कह सकते हैं। ठीक है, ये अक्ष कहलाती है, जो सुई होती है अक्ष कहलाती है और ये जो होती है ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, ये दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो ध्रुव हैं, ठीक है, अब पृथ्वी जो ग्लोब है ये ध्रुव पर घूमती है सुई की सहायता से। ठीक है, क्या होता है ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर के सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव कहलाते हैं। अब ग्लोब को इन सुई के चारों ओर पृथ्वी के भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। कैसे? पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है क्योंकि जो पृथ्वी है ये भी पश्चिम से पूर्व की ओर ही घूमती है। लेकिन आप एक बात को यहाँ पर याद रखिएगा, जो पृथ्वी है इस पर किसी भी प्रकार की कोई भी सुई नहीं है। इसको हम लोगों ने काल्पनिक माना हुआ है, एक काल्पनिक रेखा के रूप में माना हुआ है जिससे कि जो ग्लोब है इसको घुमा सकें और पृथ्वी की एक कल्पना कर सकें। ठीक है, इसलिए इसको बनाया गया है। जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे प्रश्न को।
आई होप आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे और वीडियो भी अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन तक हमारे वीडियोज़ पहुँच सकें और वो अपनी तैयारी को कर सकें। हमारे इस दृढ़ संकल्प यूट्यूब चैनल पर यूपीएससी की तैयारी कराई जा रही है। तो दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि विषुवत, यहाँ पर जो सा बना है ये गलत लिखा है, ठीक है? थोड़ा-सा यहाँ पर टाइपिंग हो गया है, ये वाला सा होगा, ठीक है? विषुवत ये वाला होगा, ठीक है? तो इसको आप लोग नज़रअंदाज कर दीजिएगा। दिया जा रहा है कि विषुवत वृत्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन दिया जा रहा है कि विषुवत वृत्त एक काल्पनिक रेखा है जो कि ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। दूसरा कथन है पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। तीसरा कथन है पृथ्वी के दक्षिण में स्थित आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो ये तीन कथन दिए जा रहे हैं और आपसे ये पूछ रहा है कि इन तीनों में से कौन से कथन सत्य हैं। चलिए इसकी पुष्टि करते हैं। तो उपर्युक्त तीनों कथन सत्य हैं, व्याख्या के साथ में समझिए। अब होता क्या है, जो ये विषुवत वृत्त है ये काल्पनिक रेखा है, ये हमने इसलिए बनाई है जिससे कि हम जो पृथ्वी है इसकी आकृति का, इसके विषय में जो विभिन्न स्थान हैं उनके विषय में हम जानकारी प्राप्त कर सकें, इसलिए इसको बनाया गया है, जो कि ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। एक भाग है जो पृथ्वी के उत्तर में स्थित है, वो पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और दूसरा भाग है जो कि पृथ्वी के दक्षिण में स्थित है, तो जो पृथ्वी के दक्षिण वाला स्थित भाग है इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब इस प्रकार से जो विषुवत वृत्त है ये पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, ठीक है, एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु भी है, ठीक है। क्योंकि अगर किसी की संरचना हमको मालूम नहीं होगी तो हम उसके विषय में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, इसीलिए इस वृत्त को बनाया गया है, ठीक है। अब जो विषुवत वृत्त है ये विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक सभी स्थित सभी समानांतर वृत्तों, जिसको अक्षांश कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। क्या होता है जो विषुवत वृत्त है इसके ध्रुवों से, ठीक है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं या फिर आप समांतर रेखाएं कह सकते हैं। जो अक्षांश होते हैं इनको अंशों में मापा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरे प्रश्न को। आई होप आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य। वो अंश अक्षांश को प्रदर्शित करता है, अर्थात जो विषुवत वृत्त है ये 0 अंश अक्षांश पर स्थित है और इसके इधर और इधर दोनों तरफ 90-90 अक्षांश डिग्री के अक्षांश और हैं, ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा कथन दिया जा रहा है वो ये है कि विषुवत वृत्त से पृथ्वी की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता है, अर्थात जो विषुवत वृत्त है इससे अगर आप पृथ्वी की ओर आएंगे तो इससे क्या होगा, जो इसका अक्षांश है अक्षांशों का जो मान है वो घटेगा, ठीक है, अक्षांश का आकार घटता है। इसके बाद में जो तीसरा कथन दिया है वो दिया जा रहा है कि विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की ओर कोणीय दूरी का माप को देशांतर कहते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन से कथन सत्य हैं। आंसर दिया जा रहा है कि कथन 1 और 2 सत्य है, अर्थात पहला और दूसरा कथन सत्य है। कथन तीसरा गलत है, इसको देशांतर नहीं कहते हैं, ठीक है। क्यों, आइए इसकी हम पुष्टि करते हैं व्याख्या के साथ में। तो दिया जा रहा है कि विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की ओर कोणीय दूरी की जो माप होती है उसको कहते हैं अक्षांश, ठीक है, इसको अक्षांश कहते हैं। और इसे विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों की ओर अंशों में मापा जाता है, ठीक है, इसको देशांतर नहीं कहते हैं, इसको अक्षांश कहते हैं। और इसको विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों की ओर अंशों में मापा जाता है, जैसे कि डिग्री में, ठीक है। तो चलिए दूसरे पॉइंट को देखते हैं, इसी में इन दोनों की पुष्टि भी तो करनी है। तो दूसरे पॉइंट में दिया जा रहा है कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश कहा जाता है, ठीक है। समानांतर वृत्तों को अक्षांश कहा जाता है। और जो विषुवत, इसके एक मिनट आगे दिया जा रहा है कि विषुवत एक काल्पनिक वृत्त है जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, और जो विषुवत वृत्त है इससे ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है, ठीक है। तो पहला दूसरा कथन सत्य था और तीसरा कथन गलत था, ठीक है। चलिए अगर कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप उसको हमसे पूछिएगा, ओके। इसके बाद में चौथा प्रश्न दिया जा रहा है, नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कुछ रेखाएं दी जा रही हैं, जैसे कि कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त और इसके बाद में दक्षिणी ध्रुव वृत्त। आपको बताना है कि ये किस स्थान पर, किस डिग्री पर, कौन से अक्षांश पर स्थित है। पहला कथन है, एक मिनट, यहाँ पर पहली मैचिंग में पहला पॉइंट दिया जा रहा है कि 66.5 डिग्री उत्तर में, या फिर 66.5 डिग्री दक्षिण में, या फिर 23.5 डिग्री उत्तर में, या फिर 23.5 डिग्री दक्षिण में। अब आप अगर इसका आंसर देना चाहें तो दे सकते हैं, बट इसको हम आपको समझाना पड़ेगा। तो इसका आंसर आप सभी लोगों के सामने है, अर्थात 3 का ए है, ए का 3, ओके, ए का 3 और बी का 4 है ये वाला। इसके बाद में सी का है आपका 1, ठीक है, और डी का तो आप सभी लोग के सामने दूसरा है। तो ये मैचिंग है। अब इसको आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप समझेंगे नहीं तो आप लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। किसी भी प्रश्न को याद करने से बेटर होता है कि उसको समझा जाए,
ठीक है। तो देखिए जो विषुवत वृत्त है ये 0 अंश अक्षांश पर स्थित है। अब इसके उत्तर में उत्तरी ध्रुव है जो कि 90 अंश पर स्थित है, और इसके बाद में इसके दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, जो कि 90 अंश पर स्थित है। अब ये ध्रुव क्या होते हैं? मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी में एक ये ध्रुव होगा और एक ये ध्रुव होगा, ठीक है। इसमें जो विषुवत वृत्त है ये है। अब विषुवत वृत्त के 90 अंश अक्षांश पर ये है और 90 अंश अक्षांश पर ये है, ठीक है। ये जो ऊपर है अर्थात एक एक तरफ उत्तरी ध्रुव वाला है जो कि 90 पे है, और एक तरफ दक्षिणी ध्रुव वाला है जो कि 90 पर है। इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और हैं, ठीक है। उनमें से पहली आती है उत्तरी गोलार्ध की कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। अब ये 23.5 डिग्री अक्षांश कैसे होगा? मान लीजिए ये पृथ्वी है, इसमें ये गई आपकी विषुवत वृत्त, इसके इधर 23.5 और इसके इधर 23.5। एक तरफ उत्तर की ओर जो होगी उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा स्थित है, और इसके दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा स्थित है जो कि 23.5 डिग्री पर ये भी है। ओके, एक तरफ है कर्क रेखा और एक तरफ है मकर रेखा। इसके बाद में जो विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में स्थित है वो है उत्तरी ध्रुव वृत्त, ठीक है, जो कि जिसको हम लोग आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं। इसके बाद में विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है दक्षिणी ध्रुव वृत्त, जिसको हम लोग अंटार्कटिक वृत्त भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चार कुछ ऐसे हैं पॉइंट जो कि आपको अक्सर पूछे जा सकते हैं। मैं चाहता तो इसमें 4 प्रश्नों को बना सकता था। उत्तरी जो कर्क रेखा का अलग पूछ गए, दक्षिणी गोलार्ध में जो मकर रेखा इसका अलग पूछ गए, इसका अलग और इसका अलग। लेकिन अधिक प्रश्नों को रखने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैंने एक ही प्रश्नों में 4 प्रश्नों को रख दिया है, ठीक है। तो क्या है कि एक प्रश्न में 4 प्रश्न को रखने से ये फायदा हुआ कि आपने जब एक साथ सभी को समझा तो आपने इनमें अंतर समझ लिए हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर की विषुवत वृत्त। इसके इधर 23.5 और इसके इधर 23.5। एक तरफ उत्तर की ओर जो होगी उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा स्थित है, और इसके दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा स्थित है जो कि 23.5 डिग्री पर ये भी है। ओके, एक तरफ है कर्क रेखा और एक तरफ है मकर रेखा। इसके बाद में जो विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में स्थित है वो है उत्तरी ध्रुव वृत्त, ठीक है, जो कि जिसको हम लोग आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं। इसके बाद में विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है दक्षिणी ध्रुव वृत्त, जिसको हम लोग अंटार्कटिक वृत्त भी कहते हैं, ठीक है। तो ये 4 कुछ ऐसे हैं पॉइंट जो कि आपको अक्सर पूछे जा सकते हैं। मैं चाहता तो इसमें 4 प्रश्नों को बना सकता था। उत्तरी जो कर्क रेखा का अलग पूछ गए, दक्षिणी गोलार्ध में जो मकर रेखा इसका अलग पूछ गए, इसका अलग और इसका अलग। लेकिन अधिक प्रश्नों को रखने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैंने एक ही प्रश्नों में 4 प्रश्नों को रख दिया है, ठीक है। तो क्या है कि एक प्रश्न में 4 प्रश्न को रखने से ये फायदा हुआ कि आपने जब एक साथ सभी को समझा तो आपने इनमें अंतर समझ लिए हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें आपको कुछ कूट दिए जा रहे हैं, इसके आंसर कूट का प्रयोग करके आपको इसका आंसर देना है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है, अर्थात इन 3 युग्म दिए जा रहे हैं, आपको बताना है कि ये कौन से युग्म सही नहीं है। इसमें से पहला युग्म दिया जा रहा है कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र है। दूसरा कथन दिया जा रहा है कर्क रेखा एवं विषुवत वृत्त के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध है। इसके बाद में जो तीसरा कथन है वो दिया जा रहा है कि दक्षिणी ध्रुव वृत्त, यहाँ पर वृत्त होगा, ठीक है, वृत्त नहीं वृत्त होगा, ठीक है, वृत्त ये वाला, ठीक है, तो वृत्त होगा यहाँ पर, ठीक है। एक ये वाला नहीं, ये वाला सॉरी, यहाँ पर ये वाला वृत्त होगा, डबलता ये जैसे है, ठीक है। तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध है। अब आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन से कथन सत्य हैं, ठीक है। जो बता रहा है कि जो दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव है इसके बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध है, तो आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसमें 4 कोड दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए में दिया जा रहा है कि केवल 1 और 2, ऑप्शन बी में है 2 और 3, ऑप्शन सी में है 1 और 3, ऑप्शन डी में उपरोक्त तो सभी। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही गलत दिए जा रहे हैं, ठीक है। ये एक भी मैचिंग सही नहीं इसमें दी जा रही है। अब है क्या, इसकी पुष्टि हम यहाँ पर करते हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच की सभी अक्षांशों पर सूर्य जो है, तो सूर्य वर्ष में एक बार जो तो दोपहर में सिर की बिल्कुल ठीक ऊपर होता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है इसको हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है, उष्णकटिबंध क्षेत्र। इसलिए और ऊपर यहाँ पर दिया जा रहा है कि शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, ठीक है, इसलिए ये कथन गलत है। इसके बाद में दूसरा दिया जा रहा है, ये आपको तीसरे कथन का पुष्टि मिल रही है, ठीक है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध वृत्त
में मकर रेखा, ठीक है? क्या है कि एक बार फिर से समझिएगा, ध्रुव की तरफ जो सूर्य की किरणें हैं ये तिरछी पड़ती हैं, ठीक? क्यों? तिरछी क्यों पड़ती हैं? ये पृथ्वी है, सूर्य ये है। अब इस पर जब प्रकाश पड़ेगा तो ऐसा प्रकाश जाएगा, ऐसा जाएगा। यहाँ जो आएगा ये ध्रुव होता है, तो ध्रुव पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है ये तिरछा पड़ता है, ठीक है? तो क्या होता है कि इस प्रकार से जो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है एवं जो उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी ध्रुव गोलार्ध में मकर रेखा है और दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, ठीक है? इनके बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है क्योंकि ये कहाँ पर रहते हैं? ये ध्रुव पर हैं, ठीक है? इसलिए शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, इनको शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, ठीक है? चलिए इसके बाद में हम पुष्टि करते हैं दूसरे वाले कथन की। ये तीसरे वाले कथन की पुष्टि थी, ठीक है? तो दूसरे वाले कथन में दिया जा रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा देखिए उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तर ध्रुव, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए यह शीत कटिबंध कहलाता है। इसमें आपको बताना है कि ये चार कथन दिए जा रहे हैं और इन चारों में से कौन से कथन सत्य हैं, ठीक है? तो पहला कथन दिया जा रहा है कि विषुववृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। दूसरे कथन में कहा जा रहा है कि विषुववृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। तीसरे कथन में कहा जा रहा है कि विषुववृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। चौथे कथन में कहा जा रहा है कि अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है तथा दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है, अर्थात दो जो अक्षांश होते हैं एक और दो, ठीक है? दो अक्षांशों की जो बीच की दूरी होती है, दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, ठीक है? तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन से कथन सत्य हैं। चलिए अब इसका आंसर हम आपको बताते हैं। अगर आप लोगों को आंसर देना होता है तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर को दिया करें। ओके, तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो दिया जा रहा है कि उपरोक्त तो सभी कथन सत्य हैं, अर्थात चार के चारों कथन सत्य हैं। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश रेखाओं का आकार जो है ये घटता जाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी स्थानीय समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। ये जो अक्षांश वाले उत्तर स्थित जो समानांतर रेखाएं होती हैं इनको उत्तरी अक्षांश और जो दक्षिण स्थित समानांतर रेखाएं होती हैं इनको दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, ठीक है? ये आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं, तो इनको अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद में चौथे पॉइंट का यहाँ पर उल्लेख दिया जा रहा है कि उल्लेखनीय है, ये उल्लेखनीय है, ओके, कि अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है तथा दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो लगभग 111 किलोमीटर होती है, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सातवें प्रश्न को। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिया जा रहा है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? पहला कथन है अर्थात पहला आंसर दिया जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन ए, ठीक है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कर्क रेखा, ऑप्शन बी में देशांतरीय योम्योत्तर रेखाएं, ऑप्शन सी में अक्षांश रेखाएं, ऑप्शन डी में मकर रेखा। तो आपको बताना है कि चार में से कौन सा कथन सही है, अर्थात उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली जो संदर्भ रेखा है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, अर्थात देशांतरीय रेखा कहा जाता है, ठीक है? देखिएगा, उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली जो संदर्भ रेखा होती है उसको कहते हैं देशांतरीय योम्योत्तर, ठीक है? देशांतरीय योम्योत्तर रेखाएं कहते हैं इसको। अब इसकी यहाँ पर पुष्टि की जा रही है कि किसी भी स्थान की सही स्थिति बताने के लिए अक्षांश के अलावा यह जानना भी आवश्यक होगा कि उत्तरी ध्रुव से या दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली इस देशांतरीय योम्योत्तर से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, ठीक है? ये जानना आवश्यक होता है। तो इसके लिए यहाँ पर एक और पॉइंट दिया जा रहा है कि योम्योत्तर के बीच की दूरी विषुवत वृत्त का अधिकतम 111.3 किलोमीटर तथा ध्रुव का न्यूनतम 0 किलोमीटर होती है, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को, ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखना होगा, कभी-कभी आपके काम भी आ सकता है। किसी भी स्थान का मानक समय पूछा जा रहा है, किसी भी स्थान का मानक समय अर्थात स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या होता है? ठीक है? ऑप्शन ए प्रमुख योम्योत्तर, ऑप्शन बी विषुवत रेखा, ऑप्शन सी कर्क रेखा, ऑप्शन डी मकर रेखा। इन चारों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है? तो उत्तर आप सभी लोगों के सामने ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, अर्थात प्रमुख योम्योत्तर। किसी भी स्थान की जो समय है, ठीक है, मानक समय है, इसको निर्धारित करने का जो आधार होता है वो है प्रमुख योम्योत्तर। देशांतरीय योम्योत्तर की लंबाई का एक समान
होने के कारण जो देशांतरी योम्योत्तर है इसकी लंबाई का एक समान होने के कारण सिर्फ मुख्य रेखाएं संरेखाओं में व्यक्त करना कठिन होता है। समय को जो मुख्य संरेखाओं में व्यक्त करना कठिन होता है, तब सभी देशों ने निश्चय किया था कि ग्रीनविच, जो कि जहां पर ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, यहां से गुजरने वाली योम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। ठीक है, कहां से? ब्रिटिश राज की वेधशाला से, जो कि ग्रीनविच में है। अगर आप यहाँ पर एनसीईआरटी में देखें आगे जा करके, तो ये ग्रीनविच वहां पर नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि वहां पर गलत दिया हुआ है। ठीक है, वहां पर ग्रीनविच करके ही है कुछ, लेकिन वहां पर ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग उसको नजरअंदाज करिएगा। क्या होता है कि एक मिनट, इसको आप लोग फिर से समझिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको आप लोग एक बार फिर से समझिएगा। देशांतरी योम्योत्तर की लंबाई एक समान होने के कारण क्या है कि इसे सिर्फ मुख्य संरेखाओं में व्यक्त करना कठिन होता है। तब सभी देशों ने मिलकर के एक निश्चय किया था कि ग्रीनविच, जहां पर ब्रिटिश की राजकीय वेधशाला स्थित है, यहां से गुजरने वाली योम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। किसके लिए गिनती? समय के लिए। ठीक है, अब इस योम्योत्तर की इसको क्या कहते हैं? इस योम्योत्तर को प्रमुख योम्योत्तर कहते हैं। ठीक है, तथा इसका जो मान है ये 0 अंश देशांतर है। कहां पर? ग्रीनविच में। ठीक है, जहां पर प्रमुख योम्योत्तर है वहां पर मान है 0 अंश देशांतर। ठीक है, तथा यह स्थान मानक समय निर्धारित करने का एक आधार बना हुआ है। यहां से हम 180 डिग्री पूर्व या फिर 180 डिग्री पश्चिम तक की गणना करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से कथन सत्य है। पहला कथन दिया जा रहा है कि प्रमुख योम्योत्तर तथा 180 डिग्री योम्योत्तर मिलकर के पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। ठीक है, दूसरा कथन दिया जा रहा है कि 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम योम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सही है। उत्तर दिया जा रहा है कि उपरोक्त तो दोनों कथन सत्य हैं। प्रमुख योम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर के पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी भी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू, ठीक है, पूर्व के लिए पू का इस्तेमाल किया जाता है ये, और पश्चिम के लिए पा का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग इसमें जो है तो कंफ्यूज ना हो। इसको एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। प्रमुख योम्योत्तर जो कि 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर के पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करता है। पृथ्वी जो है पूरी ये 180 दो भागों में विभाजित है। ठीक है, 90 करके अलग है और 180 करके ये अलग दो भागों में विभाजित है। ठीक है, अब ये जो दो भागों में विभाजित ये समान है, ये कहलाते हैं पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, अभी तक आपने जो ऊपर पढ़ा था ये पढ़ा था उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, ये होते हैं पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध। अब इसीलिए किसी भी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व और जो तो पश्चिम का लगाना जो तो उपयोग किया जाता है। कैसे? अब किसी भी स्थान पर आप अगर जाते हैं तो वहां पर क्या क्या बताते हैं कि मैं इतने डिग्री पूर्व में स्थित हूँ। ठीक है, पूर्व के लिए अक्षर पू का इस्तेमाल किया जाता है और जो पश्चिम होता है इसलिए पा का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको समझना थोड़ा सा कठिन है, इसलिए आप लोग इसके लिए एनसीईआरटी समरी को पढ़िएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो एनसीईआरटी समरी को पढ़िएगा। इसके लिए यहाँ पर एक और पॉइंट दिया जा रहा है कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा के निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन दिया जा रहा है ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय इससे पीछे होता है। क्यों? इसके लिए यहाँ पर दूसरा कथन दिया जा रहा है पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये कारण है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन से कथन सत्य हैं। उत्तर दिया जा रहा है कि दोनों कथन सत्य हैं। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पूर्व के चक्कर लगाती है, अतः वे सभी स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व में है, ठीक है, उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा। ठीक है, तथा जो पश्चिम से में है उनका समय पीछे होगा। ठीक है, क्योंकि ये उससे पीछे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। अब इनकी कुछ हम पुष्टि कर लेते हैं, इसको अच्छे से समझ लिएगा समय के विषय में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने इसके न्यूमेरिकल टाइप में रख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया जा रहा है कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है। ऑप्शन ए 5 मिनट, ऑप्शन बी 7 मिनट, ऑप्शन सी 4 मिनट, ऑप्शन डी 60 मिनट। तो आप लोग इसका जल्दी से हल करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। चलिए हम इसका आंसर आपको बताते हैं। अगर आपको आंसर देना है तो आप वीडियो को रोक लीजिएगा और इसके बाद में आंसर को दीजिएगा। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 24 घंटे और 24 घंटे में ये 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, क्या कि जो पृथ्वी है
ये अपने अक्ष पर 24 घंटे में जब 360 डिग्री घूम जाती है, इसलिए 360 घंटे बराबर 1 मिनट, 24 घंटे बराबर 360 मिनट। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? अब 1 घंटे में कितना घूमेगी, इसलिए हमने क्या किया, 360 बटे कर दिया 24। अब जब इतना करेंगे तो क्या होगा, 24 से जब आप 360 को काटेंगे तो आएगा 15 डिग्री। ठीक है, जब 15 डिग्री आएगी तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? अब 1 घंटे में 60, 1 घंटे में होते हैं पूरे 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितना घूम रही है? 60 मिनट में घूम रही है 15 डिग्री। अब जब 60 मिनट में 15 डिग्री घूम रही है तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? कर दिया 60 बटे 15 अर्थात 60/15, तो 4 मिनट निकल के आया। ठीक है, क्योंकि 15 चक्कू 60। ठीक है, तो 1 डिग्री घूमने में पूरा 4 मिनट लेती है पृथ्वी। पृथ्वी जब 1 डिग्री घूमती है तो इसमें पूरा 4 मिनट वो लेती है। ठीक है, अब इसका आपको आंसर मिल गया। अब इसी टाइप का एक और न्यूमेरिकल आप लोग लगाइएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप का है। 12वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 40 डिग्री पूर्व में स्थित है, तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? ऑप्शन ए 2 घंटे, ऑप्शन बी 1 घंटा, ऑप्शन सी 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटा डबल हो गया। इसके बाद में ऑप्शन डी 2 घंटा 40 मिनट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात 2 घंटा 40 मिनट। ठीक है, तो आपको आंसर देना हुआ करे तो आप लोग इसको रोक लिया करें। अब इसके न्यूमेरिकल को आप लोग लगाइएगा और समझिएगा। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। चूंकि 1 डिग्री देशांतर घूमने में लगता है समय पूरा 4 मिनट। अब 40 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? तो 40 × 4 अर्थात 160, 160 बराबर 2 घंटे 40 मिनट। ठीक है, तो ये आपको मिल गया इसका आंसर। अब अर्थात इसको समझ लीजिएगा पुष्टि, ग्रीनविच में दोपहर के 12 जब बजेंगे तब उस स्थान पर कितना होगा? 2:40 होगा। क्यों? क्योंकि वहां का समय यहाँ से अलग है। ठीक है, क्यों अभी अलग क्यों है? क्योंकि ये उस स्थान से काफी दूर स्थित है। ठीक है, तो ये क्यों कितनी दूर स्थित है? 40 डिग्री पूर्व में, 40 डिग्री पहले स्थित है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13वें प्रश्न को। ये लास्ट प्रश्न है और ये भी कुछ न्यूमेरिकल टाइप का, न्यूमेरिकल नहीं लग रहा है बट है, अच्छा प्रश्न है। भारत के किस यामी-उत्तर देशांतर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है? ऑप्शन ए 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्व में, या फिर 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम में, पूर्व में ये पश्चिम है, ये पूर्व है। ठीक है, और इसके बाद में ऑप्शन सी में दिया जा रहा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में, और ऑप्शन डी में दिया जा रहा है कि 81 डिग्री 30 मिनट पश्चिम में। आपको आंसर बताना है कि भारत की किस याम्योत्तर देशांतर, किस डिग्री पर, किस जगह पर, किस याम्योत्तर जो रेखा है इसका स्थानीय समय अर्थात भारत का मानक समय माना गया है। चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। इसको आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा। यहाँ पर 12 प्रश्न ये दिया जा रहा है और 13 ये है, कुछ 13 नहीं 14 होगा प्रश्न। ठीक है, नीचे वाला 12 दिया गया है, वो मिसप्रिंट हो गया है, तो आप लोग इसमें ज्यादा कंफ्यूज ना हो। इसका आंसर में दिया रहा है ऑप्शन बी अर्थात भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम में डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। इसलिए यह आवश्यक था कि देश के मध्य भाग से होकर के गुजरने वाली किसी याम्योत्तर ये स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। अब देखिए क्या है कि जब हम जो हमारा भारत देश है ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ऐसा जाता है, फिर ऐसा आता है, फिर ऐसा और फिर ऐसा जाकर के ऐसा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर और यहाँ पर समय में काफी अंतर है। ये जो समय में अंतर है क्योंकि यहाँ पर जब सुबह होगा फिर यहाँ पर काफी टाइम बाद लगभग 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, तो इसलिए अपने भारत देश की जो समय है इसको एक जो तो बनाने के लिए काफी सोचना पड़ा था, काफी चुनौतीपूर्ण सवाल था। क्या हुआ कि भारत में जो गुजरात है, गुजरात के द्वारका है और जो असम का डिब्रूगढ़ है, ये 2 ऐसे स्थान है कि इनके समय में लगभग 1 घंटा और 45 मिनट का अंतर है। इसलिए ये आवश्यक था कि मध्य भाग में, भारत देश का जो मध्य भाग है, उससे गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। ठीक है, अब इसके लिए किया क्या गया? तो भारत में 82 डिग्री, ठीक है, 82 डिग्री पूर्व अर्थात 82 डिग्री और 30 मिनट, इसको आप लोग 82 डिग्री भी कह सकते हैं। ठीक है, पूर्व को मानक यामी-उत्तर माना गया था, जो कि उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर, कुछ स्रोत इससे मिलते हैं इलाहाबाद के नैनी में, अर्थात ये लगभग इलाहाबाद के नैनी में स्थित है। ठीक है, से होकर के गुजरा हुआ है। ठीक है, कौन सा डिग्री? ये है पूरा, ये कौन सी जगह है? 82 डिग्री पूर्व में। ठीक है, ये जो मानक यामी-उत्तर गुजरा है यहाँ से, इसको माना गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14वें प्रश्न को। ये आपको यहाँ पर 12 दिखाई दे रहा होगा, लेकिन 12वें प्रश्न को पहले डिस्कस कर सकते हैं और ये 13वां था, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, तो 14वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे या फिर पीछे है? ऑप्शन ए में 5 घंटा 30 मिनट आगे, ऑप्शन बी में 5 घंटा 30 मिनट पीछे, ऑप्शन सी में 6 घंटा 30 मिनट पीछे, ऑप्शन डी में 4 घंटा 30 मिनट आगे। तो इसका आंसर क्या सही होगा?
इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, अर्थात इससे आगे है और 5 घंटा 30 मिनट आगे। कैसे आगे है? इसको देखिएगा। भारत का मानक समय याम्योत्तर ग्रीनविच के 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है। अतः यहाँ का समय ग्रीनविच के समय के 5 घंटा 30 मिनट आगे। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजेंगे, तब भारत में शाम के 7 बजेंगे, क्योंकि क्या है कि ये 5 घंटा 30 मिनट आगे यहाँ, जब 5 घंटा 30 मिनट आगे तो यहाँ पर 7:30 बजेंगे। ठीक है? क्योंकि 2 और 5 ही तो हो गए ना, 7:30 बजेंगे यहाँ पर। ठीक है? थोड़ा-सा गलत है यहाँ पर, 7:30 बजेंगे, 7 बज के 30 मिनट होंगे। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 13वें एक बार फिर से 13वां प्रश्न दिया जा रहा है। ये वाला 15वां प्रश्न है। ठीक है? ये 15वां प्रश्न है, क्योंकि 13वें प्रश्न को पहले ही देख चुके हैं। 14वां ये था और ये है 15वां प्रश्न। रूस में कितने मानक समयों को माना जो तो अपनाया जाता है? ठीक है? रूस के जो मानक समय है वो कितने हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात 11। रूस में देखिए कुछ देश जो हैं जिनका देशांतरी विस्तार इतना अधिक है उस जिसके कारण से वहाँ पर एक से अधिक समयों को माना जाता है। अब यहाँ पर क्या है पूरे 11 समय माने जाते हैं, ठीक है? उदाहरण के लिए एक रूस यहाँ पर दिया है कि उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 क्षेत्रों में बाँटा गया है। पृथ्वी जो है इसको 1-1 घंटे वाले 24 क्षेत्रों में बाँटा गया है। क्यों? 24 क्षेत्रों में क्यों बाँटा गया? क्योंकि जो पृथ्वी है ये 1 मिनट में 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, ठीक है? अब कहीं पर सुबह यहाँ पर होगा, तो कहीं पर सुबह यहाँ पर होगा, जो तो काफ़ी टाइम बाद में, इसलिए इसको 24 जो तो समयों में बाँटा गया है। इस प्रकार से प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है, अर्थात जितना 15